सो हेलो एवरीवन। अभी हम ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली रिवीजन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि रिवीजन एक बहुत ही एसेंशियल की होती है एसएससी के प्रिपरेशन के दौरान। तो आप बेसिकली मैं जीके की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिवीजन रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो कि हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो होप कि आप सभी लोग रिवीजन कर रहे होंगे और रिवीजन करते रहिए, ये आपका जो जर्नी हो बहुत ईजी हो जाएगा फिर। तो हम स्टार्ट करते हैं ओशंस और करंट से। सो बेसिकली हम ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कार्टोग्राफर आया था 1596 में, अब्राहम ऑर्टिलस। ठीक है। उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे पहले दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि भाई जो ये लैंड मास है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आप सब लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ये आर्टिक वाला है, एशिया है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है। यहाँ पे इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और ये आर्टिक ओशन। ठीक है। तो ये हुआ था कि पहले इन्होंने बोला था कि भाई लैंड मास धीरे धीरे ईयर्स बाय ईयर्स घूमते घूमते एक पर्टिकुलर लैंड मास बना दिया था। और उसी का ही ये मतलब रिजल्ट है। तो ये पहले थे तो उनका इतना कुछ था नहीं खास इसमें। ठीक है। और लोगों को उतना पसंद भी, ज्यादा कुछ इसमें भरोसा भी नहीं किया था। ठीक है। फिर आया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। उन्होंने कहा था कि भाई पूरा जो लैंड मास है वो जो हमारा पृथ्वी है वो दो मास में डिवाइडेड है। एक को कहते हैं जो लैंड मास उसको कहते हैं पेंजिया, और जो वाटर वाला पार्ट है उसको कहते हैं पेंथालासा। ठीक है। तो बाद में जो है ना ये पेंजिया टूट के बन गया था लॉरेशिया और गोंडवाना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ना वो गोंडवाना वाला पार्ट है। तो उन्होंने बोला ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लेट की मूवमेंट हो रहा है, उसी के कारण ये ऐसा हुआ था। अब लोगों ने बोला कि भाई तुमने बोल दिया ठीक है, हम कैसे माने। तो उन्होंने बोला भाई जिग्सॉ फिट सबसे पहला जो है ना, जिग्सॉ फिट मतलब अगर आप अफ्रीका को इंडिया की तरफ जाके फिट करोगे तो फिट बैठेगा। तो लोगों को बोला ये तो भाई कुछ बेतुका है, मतलब कुछ मतलब लॉजिकल थोड़ी है ये। तो फिर उन्होंने फॉसिल डिपॉजिट की बात की। फॉसिल डिपॉजिट को भाई अफ्रीका के यहाँ पे अगर तुम कुछ फॉसिल्स देखोगे और यहाँ पे कोई फॉसिल्स देखोगे, सपोज मैं डायनासोर की बात लेता हूँ, यहाँ पे डायनासोर का अगर फॉसिल यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है उसी सेम प्रकार का। अब ऐसा तो नहीं है कि डायनासोर उड़ के यहाँ चला गया या फिर तैर के यहाँ चला गया। इसका मतलब ये है कि ये पहले यहीं पे था ना, तभी तो फॉसिल सेम है। ठीक है। बाकी प्लेसर डिपॉजिट जैसे अपने पास मिनरल्स वगैरह है उसका बोटेनिकल एविडेंसेस हो गया। बाकी रॉक्स भी मतलब रॉक्स को जब हम एनालाइज करते हैं, एजेस का निकालते हैं तो कार्बन डेटिंग से निकालते हैं, तो पाया गया कि भाई यहाँ के जो रॉक्स है ना और यहाँ के जो रॉक्स है उनका एज में कोई डिफरेंस नहीं है, वो बहुत मिनिमल डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये एरिया यहाँ पे था पहले। ठीक है। हाँ, बाकी एक टेलेटेड डिपॉजिट भी था। टेलेटेड डिपॉजिट में होता है कि समुद्र में जो लहरें आती है उसमें से डिपॉजिट बन जाता है। ठीक है। तो उस डिपॉजिट से ये होता है। तो बेसिकली अगर हम इंडिया वाला की बात करें तो इसमें छह थे टोटल, छह जो सराउंडेड होते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। एक और उसका नाम नहीं पता मेरे को। तो ये उन्होंने दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्यूब थ्योरी तौर पे। ठीक है। अब बात सवाल आती है कि भाई उन्होंने बोला, लोगों ने बोला कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन रीजन क्या है भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, ये हो क्यों रहा है भाई। तो उन्होंने क्या बोला अल्फ्रेड वेगनर, ये पोलर फ्लिसिंग हो सकता है या फिर टाइडल फोर्स। मतलब हमने देखा होगा जो टाइड्स होते हैं वो क्यों आते हैं, वो क्योंकि जो चांद होता है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स को खींचता है और जिसके कारण वो जाता है। तो लोगों ने बोला भाई चल पानी को तो खींच लेगा भाई, लेकिन इतना बड़ा लैंडमास को थोड़ी खींच लेगा यार, कैसे बात कर रहे हो। तो फिर हुआ क्या कि फिर आर्थर होम्स आए थे 1930 में। उन्होंने एक प्रॉपर रीजन दिया था। उन्होंने बोला कि भाई जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है ना, जो मूवमेंट हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट का, वो हो रहा है क्योंकि कन्वेक्शन सेल्स के कारण। कन्वेक्शन सेल्स, सबसे पहले सवाल आता है भाई कन्वेक्शन होता क्या है। सपोज अगर हम पानी गर्म करें केटली में, ठीक है, तो जो गर्म पानी होता है, जो नीचे गर्म होता है वो ऊपर चला आएगा और जो ठंडा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये मूवमेंट हुआ ना एक प्रकार का, ठंडा वाला नीचे आ गया, ऊपर वाला इधर आ गया। तो यही चीज होता है हमारे अर्थ की मेंटल में भी, क्रस्ट में भी यही चीज होता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ तो चल भाई गैस है, हम उसको गर्म कर रहे हैं, पानी ऊपर गया ठंडा नीचे आया, लेकिन हमारा अर्थ में क्या गर्म हो रहा है जो ऐसे ऊपर चल रहा है नीचे और ये साइकिल हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ ड्रिफ्टिंग फोर्सेस होती है, जैसे कि जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है या फिर हमारे अर्थ के अंदर रेसिडुअल या फिर प्री मॉडल हीट होता है। प्री मॉडल हीट होता है या फिर रेडियो एक्टिव डिके। मैं रेडियो एक्टिव डीके बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम रॉक्स की बात करें तो उसमें यूरेनियम भी होता है, थोरियम भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जब ये वाली चीजें जो है वो डीके करती है तो वो हीट रिलीज करती है। ठीक है।
तो उसी रीजन में हीट रिलीज होगा, तो ये इसी प्रकार का ही साइकिल बन जाएगा ना फिर। ठीक है, तो उन्होंने इस हिसाब से आर्थर वॉम्सन 1930 में इसको दिया। बाकी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे जितना समझ में आया, बाकी आप लोग अगर अच्छे से समझ सकते हो, मैं बस एक बेसिक बेसिक बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा रिवीजन हो जाए, बस क्वेश्चन बन जाए, बाकी तो क्या ही है। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया था मैकेंजी और पार्कर ने। ठीक है, तो प्लेट हमने पढ़ा था कि भाई तीन प्रकार के होता है, डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है और ट्रांसफॉर्म होता है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि भाई एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे एक वोल्केनो टाइप का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिड ओसेनिक रिज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ प्लेट जा रहा है, यहाँ प्लेट जा रहा है। बाकी सबडक्शन में क्या होता है कि यहाँ ओसेनिक आ जा रहा है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल आ जा रहा है, तो यहाँ पे सबडक्ट हो रहा है, सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा है। जहां पे सबडक्शन होता है उसके 80 या फिर 90 किलोमीटर के बाद वहां पे वोल्केनो आते हैं, वोल्केनो फॉर्म होते हैं। बाकी ट्रांसफॉर्म में तो कुछ नहीं है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर फॉल्स होता है, फॉल्स के कारण अर्थक्वेक होता है, तो कुछ नहीं है। सी फ्लोरिंग थ्योरी दिया था भाई। फिर हैरी हैज ना आए थे 1960 में, उन्होंने बोला कि भाई जो तुम बोल रहे हो तो सही है, लेकिन क्या ये समुद्र के नीचे भी हो सकता है? तो आंसर आया यस, समुद्र के अंदर भी होता है। न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म्ड होता है क्योंकि डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री के दौरान यहाँ पे जब ये ऐसे ऐसे जाते हैं तो यहाँ से लेवा निकलता है, तो यहाँ ऐसे ऐसे करके ये न्यू ओशनिक में मिड ओशनिक ये न्यू ओशन ओशनिक करंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो दो चीज हमने पढ़ा था, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल। ठीक है, कॉन्टिनेंट ओशनिक हमने पढ़ा था भाई बसाल्टिक होता है, थिक होता है। कॉन्टिनेंटल क्या पढ़ा था? कॉन्टिनेंटल में ग्रेनाइटिक होता है, थिन होता है। ठीक है, अब जो सवाल आती है, जो सी फ्लोरिंग थ्योरी में बनता है, सपोज ये सी फ्लोरिंग है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे बना, तो ये जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो सीमा का बना होता है, मतलब सिलिका और मैंगनीज। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल का बना होता है। हमने पढ़ा था कि भाई जो क्रस्ट होता है वो सियाल से बना होता है, वेंट्रल सीमा से, कोर निफे से। तो भाई तुम अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करो सियाल, तो ये भी तो सियाल से बना होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर नहीं है ऐसे। भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसलिए बना है क्योंकि जो मैग्मा या फिर जो लावा निकल के आया वो मेंटल से ही तो निकल के आ रहा है ना, और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो ये जो पोर्शन बन गया है ये वही तो ओशनिक क्रस्ट है ना भाई, तो हम कह सकते हैं ना इस सीमा से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब जब ओशन है यहाँ पे नीचे बीनेथ में है, तो यहाँ से जब लेवा निकला तो यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट हुआ, मतलब जो यहाँ वाला जो डिपॉजिट हुआ और यहाँ वाला जो डिपॉजिट हुआ ये दोनों सेम होंगे, इनके सारे प्रॉपर्टीज सेम होंगे, सारे एज सेम होंगे, इनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब सेम होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिज बन गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो मिड अटलांटिक रिज जो है वो लॉन्गेस्ट रिलीफ फीचर्स है वर्ल्ड का। और वही प्रकार से अगर ये तो ठीक है, ये अगर कहीं पे अगर सबडक्शन बन गया, और जहां पे सबडक्शन बन गया तो यहाँ पे ट्रेंचेस बन जाता है, यहाँ पे ट्रेंचेस बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, रिफ्ट बना है क्योंकि यहाँ कॉन्टिनेंटल में हुआ है। भाई ये तो ठीक है, ये तो मतलब समुद्र के नीचे हुआ है, लेकिन अगर हम की बात करें कि भाई कॉन्टिनेंट में ही हो रहा है, कॉन्टिनेंट में प्लेट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो उसमें रिफ्ट क्रिएट हो जाता है। रिफ्ट मतलब गड्ढा टाइप का हो जाता है। ठीक है, गड्ढा टाइप का, वैली टाइप का हो जाता है। तो ये कॉन्टिनेंट के कारण होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले तो इसमें होता है, जैसे कि समुद्र वगैरह में जब होता है सबडक्शन जब होता है, तो ये समुद्र है, यहाँ घुस गया, इसका प्लेट इधर घुस गया, एक होती है, यहाँ पे जो बन जाता है ये ट्रेंच बन जाता है। ठीक है, ये ट्रेंच को ही हम जैसे कि अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो सबसे डीपेस्ट पार्ट है मरियाना ट्रेंच, जो 11 किलोमीटर अंदर है भाई, सोच सकते हो। तो ये कुछ कुछ ट्रेंच है जो हमें याद करना जरूरी है, पूछ लेता है कभी कभार। जैसे इंडियन ओशन की बात करें तो जावा ट्रेंच है, पैसिफिक ओशन की बात करें तो मरियाना ट्रेंच है, आर्टिक ओशन की बात करें तो मोलेस होल है, और अटलांटिक में बात करें तो पोर्टो राइस और साउथ सैंडविच ट्रेंच है। ठीक है, ये है। बाकी ये कुछ प्लेट वगैरह है, जैसे कि ये अपने पास इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अरेबियन हो गया, अरेबियन प्लेट हो गया, यूरोपियन यूरेशियन प्लेट हो गया, सोमाली प्लेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, और ये तो इंडियन प्लेट है ही। आप बोलोगे भाई ये तो समुद्र है, भाई समुद्र के नीचे जमीन तो होगा ना, तो ये इंडियन प्लेट है, ये बर्मा प्लेट है, ये सुंडा प्लेट है। ठीक है, अब इंडियन प्लेट जब सबडक्ट हुआ ना बर्मा प्लेट के साथ, कहीं पे सबडक्ट हुआ होगा, तो उसके कुछ डिस्टेंस बाद वोल्केनो क्रिएट होगा, जो हमको ये दिखता है अंडमान एंड निकोबार नारकुंडा। ठीक है, जो हम दिखते हैं ना ये, तो ये है। अब इसके, ये तो ठीक है, मिड ओसेनिक रेंज बन गया, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे रिलीफ फीचर बनते हैं अंदर। रिलीफ फीचर कई सारे बनते हैं जो कि मेजर होते हैं, माइनर होते हैं। मेजर में हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, स्लोप होता है, राइज होता है, और एबिस्मल प्लेन या फिर डीप स्ली प्लेन होता है। माइनर में सी माउंट होता है, ग्लियोट होता है, मिड ओसेनिक रिज होता है, ट्रेंच होता है, कोरल होता है और ओटल होता है। ठीक है, बात करें मेजर की, ध्यान रखना, ये हमारे पास जमीन है,
धीरे 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 जमीन कम होता गया, ये सारा पानी है, यहाँ से पूरा पानी है, ठीक है। तो ये जो धीरे 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 जो कम हो रहा जा रहा है, जो ये वाला रीजन है, इसको कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसका ग्रेडियंट होता है 1 डिग्री या फिर उससे लेस। उसके नीचे आ जाएंगे तो स्लोप होता है। स्लोप का ग्रेडियंट होता है 2 to 5 डिग्री। उसके नीचे एक राइज टाइप का दिखेगा आपको, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। अब उसके नीचे जब तुम आ जाओगे तो प्लेन टाइप का बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं एबिसल प्लेन, ठीक है। अब माइनर फीचर्स के बाद भाई, अगर अंदर पानी है तो अंदर भाई माउंटेन्स वगैरह तो होंगे ना यार। तो उसको हम सी माउंट कहते हैं। अगर वेव्स आ रहा है, वो सी माउंट इसको यहाँ से उड़ा के चला गया तो ये फ्लड बन गया, तो इसको ग्योट कहते हैं। बाकी मिड ओशनिक रिज तो बनते ही है, तुमको पता ही है। और ट्रेंच भी बनते हैं वैली टाइप का, बाकी ये क्लियर है, ठीक है। अब हम कोरल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोरल को बेसिकली रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जाता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं जूट एल्गी के साथ। ये CuC कैल्शियम कार्बोनेट सिगरेट करते हैं और कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन जैसे कि ये सैलिन वाटर होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, टेम्परेचर 20 से 32 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, चल जाता है, ये सब फेवरेबल कंडीशन है। अब बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कि जब पानी जब गर्म हो जाता है तो जो कोरल है ना, वो एक्सपेल कर देती है एल्गी को। जू जेंथले जो एल्गी उसको एक्सपेल करते हैं, जिसके कारण ये व्हाइट बन जाता है, ठीक है। तो यही है कोरल ब्लीचिंग। अब हम कुछ रिलीफ और पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ के मतलब नजदीक नजदीक अगर कोरल छप गया है तो उसको कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। अगर ये पहाड़ है, यहाँ पे रीफ है, यहाँ पे बीच में पानी है, तो उसको कहते हैं बैरियर रीफ, ठीक है। और पहाड़ चला गया, वह पहाड़ है ही नहीं, बीच में पानी है बस कोरल कोरल, उसको कहते हैं एटोल। ध्यान रखना, एटोल। ये कुछ फैक्ट्स है जो उसको याद कर लेना। पेट्रोलियम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। साइबेरियन शेल्फ जो आर्टिक आर्टिक ओशन में है, वो वर्ल्ड का वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका जो है ये नैरो है, सबसे नैरो है, मतलब सबसे कम है। ये सबसे वाइडेस्ट है, ये सबसे कम है। साइबेरियन शेल्फ आर्टिक ओशन का, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। बाकी अगर हम बैरियर रीफ के बारे में बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो सबसे लार्जेस्ट बैरियर रीफ है वर्ल्ड का। तो होप्स आप सभी लोग समझ गए होंगे और रिवीजन हो गया होगा एक प्रकार से। बाकी कैसे लगेगा बताना। बाकी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।